हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार आप सभी का फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में, जहां पर पीसीएसजे, एपीओ, जुडिशरी एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराई जाती है। अभी हाल ही में एपीओ का रिजल्ट आया है, उसमें बहुत से अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई की थी। उनके इंटरव्यू भी पड़े हुए हैं वीडियो पे, चैनल पे आप उसको जा करके देख सकते हैं। ये जो क्लास है ये छत्तीसगढ़ माइनर लॉ की तीसरी क्लास है, और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो वो उनको सिर्फ क्वेश्चन से रूबरू हो सके। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम में इंतजार कर रहा है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ माइनर लॉ की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आ ने तीन संपत्तियां एक्स, वाई एवं जेड का बा को पाद बंधक यानी रखने के लिए दिया। बाद में आ उसमें से अपनी एक संपत्ति को सा को बेच देता है। ठीक है, यानी कि आ है, ए ने अपनी तीन संपत्तियां एक्स वाई जेड को दी, एक्स वाई जेड का बी को दिया रहने के लिए। बाद में आ उसमें से अपनी एक्स संपत्ति को सा को बेच देता है। इन परिस्थितियों में क्या ऑप्शन है। ए, बा तीनों संपत्तियों से बराबर बराबर धन वसूलेगा। बी, बा केवल वाई एवं दो से ही धन वसूल कर सकता है। सी, बा केवल वाई एवं दो के स्वामी से ही धन वसूल कर सकता है। या फिर डी, बा प्रथमतः वाई और जेड से तथा बाद में एक्स से धन वसूल कर सकता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी एवं सी ने अपने संयुक्त परिवार की संपत्ति का बंटवारा किया तथा साथ ही यह निश्चित किया कि यदि उसमें से किसी के भी कोई उत्तराधिकारी नहीं हो तो वह अपना भाग बेच नहीं सकेगा और अन्य रिश्तेदारों को छोड़ देगा। संपत्ति हस्तांतरण के अंतर्गत चार ऑप्शन है, इनमें से क्या सही है। ए, यह शर्त जो उसने रखी है वो अवैध है। बी, निजी संपत्ति के संदर्भ में शर्त अवैध है। पारिवारिक संपत्ति के संबंध में शर्त वैध है। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। इसका सही जवाब है यह शर्त अवैध है। तीसरा क्वेश्चन है, मोचन के अधिकार का उद्देश्य सामयिक सिद्धांत का पुष्टिकरण है। बंधक विलेख में शामिल कोई भी शर्त निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थितियों में मोचन पर अवरोध कहलाएगी। ऑप्शन ए, अवरोध वाली शर्त बंधकी पर होनी चाहिए। ऑप्शन बी, अवरोध बंधक विलेख एवं संव्यवहार में निहित होनी चाहिए। ऑप्शन सी, ऐसी शर्त अनार्थिक, अतिचारपूर्ण एवं सद्भावना के प्रतिकूल होनी चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों उपरोक्त सभी परिस्थितियों में, यानी कि जो ABC हैं इन सभी परिस्थितियों में मोचन पर अवरोध कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो अधिकारों में से चुनना जहां यह स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपभोग आश्रित नहीं था, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, विचाराधीनवाद का सिद्धांत। ऑप्शन बी, निर्वाचन का सिद्धांत। ऑप्शन सी, आंशिक पालन का सिद्धांत। या फिर ऑप्शन डी, विबंधन का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ये कहलाता है निर्वाचन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि संपत्ति के वैध अंतरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। आपके ऑप्शन है ए, सक्षम अंतरणकर्ता। बी, अंतरणीय संपत्ति। सी, अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतरिति का सक्षम होना आवश्यक है। या फिर डी, अंतरण का प्रयोजन विधि मान्य होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतरिति का सक्षम होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दान की परिभाषा दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट में किस धारा में दान की या डोनेशन की परिभाषा दी गई है। आपके ऑप्शन है ए, धारा 11। बी, 106 धारा। सी, 25 धारा 25। या फिर डी, धारा 122। इसका सही जवाब है दोस्तों ये जो डोनेशन की या दान की जो परिभाषा दी गई है वो धारा 122 में दी गई है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक्स एक जमींदार ने ए को करार किया, बॉन्ड किया कि उसके उत्तराधिकारी और वह प्रतिमाह 100 रुपये की दर से ए को और उसके उत्तराधिकारियों को भरण पोषण के रूप में देंगे। ए के उत्तराधिकारियों में से किसी ने एक्स के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध भरण पोषण के लिए दावा किया। इस वाद में करार क्या होगा। ए, वैध है, वैलिड है, क्योंकि शाश्वता के विरुद्ध नियम इसको समाप्त नहीं कर सकता है। बी, अवैध है, इनवैलिड है, क्योंकि शाश्वता के विरुद्ध नियम इसको समाप्त करता है। सी, शून्यकरण है यानी कि नल है। और डी, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख वाद संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए चुनचुन झा बनाम इबादत अली, बी आर बनाम गोविंदा, सी सैयद रशीद अहमद विरुद्ध अनीसा खातून, या फिर डी मेनका गांधी विरुद्ध भारत संघ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संपत्ति अंतरण अधिनियम किस केस से संबंधित है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए चुनचुन झा बनाम इबादत अली। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 41 विबंधन विधि का संविधिक प्रवर्तन है। यह कथन क्या है। ए सत्य है ट्रू है, बी असत्य फॉल्स, या फिर सी पार्शियल रूप से सत्य है यानी कि आंशिक रूप से सत्य, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। इसका दोस्तों सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन ए सत्य है। यह कथन सत्य है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 41 विबंधन का संवैधानिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 10 एक व्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व अंतरित नहीं कर सकता। इस कथन के सूत्र के अपवाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किन धाराओं में समाहित किए गए हैं। आपके ऑप्शन है ए धारा 41 एवं 42, बी धारा 43 एवं 44, सी धारा 41 एवं 44, या फिर डी धारा 41 एवं 43। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी धारा 41 एवं 43 में इसको समाहित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दान के लिए आवश्यक नहीं है। ए प्रतिफल का होना, बी दान देने वाला, सी दान लेने वाला, या फिर डी अंतरण। तो इसका जो सही जवाब है भाई आप दान देना है तो दान देने वाला भी होगा, दान लेने वाला भी होगा, और अंतरण यानी कि दिया भी जाएगा। प्रतिफल का होना मतलब दान देने के बाद आपको क्या उससे प्रॉफिट होगा वो इसमें आवश्यक नहीं है दान के लिए, क्योंकि दान तो दान है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि आ 1 लाख रुपए का दान बा को देता है इस शर्त के साथ कि 1 लाख में से आ कभी भी अपनी इच्छा से 10,000 रुपये वापस ले लेगा। इस प्रकरण में यह दान आंशिक रूप से विधिमान है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यह दान पूर्णतया विधिमान है, सी यह दान अवैध है इनवैलिड है, या फिर डी यह दान या डोनेशन रजिस्टर्ड होने पर पूर्णतया वैध है। तो इस प्रकरण में इन चारों ऑप्शन में क्या सही है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों यह दान आंशिक रूप से विधिमान है, आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंशिक पालन के सिद्धांत के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए संविदा प्रतिफल के लिए हुई हो, बी संविदा चल संपत्ति के लिए हुई हो, सी अंतरणकर्ता द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित हो, या फिर डी जिसको अंतरण होना है उसको संपत्ति का कब्जा मिल चुका हो। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर बी संविदा चल संपत्ति के लिए हुई हो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि शाश्वता के विरुद्ध नियम संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। आपके ऑप्शन है ए धारा 6, बी धारा 53A, सी धारा 14, या फिर डी धारा 122। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी धारा 14। ठीक है इसमें है। क्वेश्चन नंबर 15 है शाश्वता के विरुद्ध नियम नहीं लागू होगा यदि ए संपत्ति जनहित के लिए अंतरित की गई है, बी संपत्ति में पीढ़ी दर पीढ़ी हित सृजित किया गया हो, सी संपत्ति का अंतरण ऐसे अंतिम अंतरिति की आवश्यकता के परे प्रभावी किया गया हो जो अंतरण की विधि को अस्तित्व में ही नहीं है, या फिर डी अंतरण द्वारा समाश्रित हित सृजित किया गया हो। तो सही जवाब है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संपत्ति जनहित के लिए अंतरित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है दान के बारे में अदाता प्रतिग्रहण करने से पूर्व मर जाता है तो क्या होगा। दान वैध है, बी दान शून्य है, सी दान शून्यकरण है, या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यायालय निर्णय देगा। तो इसमें क्या है इसका जो सही जवाब है ये फिर दान शून्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में आंशिक पालन का सिद्धांत निहित है। ए धारा 130, बी धारा 10, सी धारा 53 है, या फिर डी धारा 61। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी धारा 53A में आंशिक पालन का सिद्धांत निहित है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि आ और बा दो भाई हैं, आ और बा दो भाई हैं अपनी संपत्ति का बंटवारा करते हैं, साथ ही यह निश्चित करते हैं कि यदि उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति अथवा उसका हिस्सा बेचना चाहे तो वह परिवार के लिए नितांत अजनबी व्यक्ति को नहीं बेचेगा, किसी जान पहचान वाले को ही बेचेगा। तो क्या यह शर्त वैध है। ए बी अवैध है, या फिर सी यह शर्त अतिरिक्त एवं अनावश्यक है, या फिर डी उपयुक्त सभी अवैध है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यह शर्त वैध है। भाई बेचना है तो किसी ऐसे आदमी को बेचो, अजनबी को क्यों बेचो, परिचय वाले को बेच दो, कम से कम पड़ोसी हर आदमी अच्छा ही चाहता है।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि न्यायालयों में से निम्नलिखित संपत्तियों में से किसको स्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है? ऑप्शन ए मार्ग का अधिकार, बी पूजा का अधिकार, सी स्थावर संपत्ति के भाटक को वसूल करने का अधिकार, या फिर डी मछली पकड़ने का अधिकार। तो 19 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी को स्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी गई। क्वेश्चन नंबर 20 चुनाव का सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू होता है? ए हिंदू, मुसलमान, ईसाई, या फिर डी सभी पे। तो चुनाव का सिद्धांत दोस्तों देखिए सभी पे लागू होता है, इसका ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन नंबर 21 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ए का ने अमुक अभिप्राय से कार्य किया, यह तथ्य है। बी बा ने सद्भावनापूर्ण कार्य किया, यह तथ्य है। सी का किसी विषय में विशिष्ट शब्द को किसी विशिष्ट भाव में प्रयुक्त करता है, यह एक तथ्य नहीं है। या फिर डी का किसी विषय में अमुक राय रखता है, यह एक तथ्य है। तो इसमें कौन सा गलत है? इसमें जो गलत है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, का किसी विषय में विशिष्ट शब्द को किसी विशिष्ट भाव में प्रयुक्त करता है, यह एक तथ्य नहीं है, ये एक तथ्य माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ये गलत। क्वेश्चन नंबर 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। ए प्रशासनिक अभिकरण की कार्रवाई पर, बी मध्यस्थम की कार्रवाई पर, मीडिएटर की, या फिर सी अवमानना की कार्रवाई पर, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस पे लागू होता है? आपका ऑप्शन है इसमें सही जवाब है आपका सी, अवमानना की कार्रवाई पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्दों के संबंध में सही है। ए तथ्य में न केवल भौतिक तथ्य अपितु मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी सम्मिलित है। बी न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित है। सी शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। या फिर डी कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना ही ना साबित। देखिए इसका जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन नंबर 23 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 23 का जो सही जवाब है आपका है ऑप्शन नंबर बी कि न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए ये परिभाषित में सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है, फैक्ट है? हरि ने कहा, मोहन ने देखा, राम ने झूठ बोला है, या सारे? तो हरि ने कहा, मोहन ने देखा और राम ने झूठ बोला, इनमें से फैक्ट क्या है? तो देखिए ये सारे फैक्ट हैं, ये जो है सारे फैक्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि बा की हत्या का अभियुक्त है, यानी कि आ ने बा की हत्या की है या जो भी है अभियुक्त है, आरोपी है। विचारण में निम्नलिखित में से कौन सा विवादित तथ्य नहीं है? ए या कि आ ने बा की मृत्यु कारित की, बी या कि आ का आशय बा की मृत्यु कारित करने का था, सी या कि आ एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति था, या फिर डी आ को बा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति था, ये विवादित तथ्य नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं आ अच्छे चरित्र का था बुरे चरित्र का, आ की हत्या हुई उस पर कार्रवाई होगी बाप। क्वेश्चन नंबर 26 किस वर्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है इसमें जो है फैक्ट है पुराने कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को कब दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में माना गया। इलेक्ट्रॉनिक मतलब मोबाइल वीडियो ऑडियो क्लिप, ये सारी चीज़ें जो है इनको कब माना गया कि ये दस्तावेजी साक्ष्य है। तो आपके ऑप्शन है 2001, 2002, 2000 या 1999। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सन 2000 में इसको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य माना गया। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज है? ए उपहासांकन, ये क्या होता है कि व्यंग होता है, व्यंग, जैसे किसी पे कोई व्यंग कस रहा है, कोई बात कह रहा है तो इसको बोलते हैं। ठीक है, उपहासन। रेडियो प्रसार आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सी है अपवचन दस्तावेज है, या फिर डी दूरभाष पर बातचीत। तो देखिए लेख हो गया, मुद्रित हो गया, शिला मुद्रित हो गया, फोटो चित्र हो गया, मानचित्र हो गया, रेखांक है, धातु पत्थर पर शिला पर उल्लेख जो भी है, ये सारे के सारे लेख दस्तावेज माने जाते हैं। ठीक है, और उपहासांकन को कैरिकेचर कहते हैं, इंग्लिश में इसको कैरिकेचर कहते हैं, यानी कि व्यंग्य चित्र, किसी की विशेषताओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, यही होता है उपहासांकन, कैरिकेचर। तो इसका जो सही जवाब है आपका 27 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उपहासांकन जो है दस्तावेज है। दस्तावेज है ए उपहासांकन व्यंग चित्र, बी मुद्रित शिला मुद्रित या फोटो चित्रित सब, सी मानचित्र एवं शिला पर उत्कीर्ण लेख। अभी मैंने बताया आपको सबके नाम बता दिए, इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा सारे, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर जितने हैं ये सभी दस्तावेज के रूप में आते हैं। उपहासांकन को कैरिकेचर कहते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह कहना सही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के प्रयोजन से ए उपहासांकन कैरिकेचर दस्तावेज नहीं है, बी शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है,
सी धातु पट्ट पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज नहीं है, या फिर डी केवल कागज पर लिखा हुआ लेख दस्तावेज है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि कैरिकेचर दस्तावेज है, धातु पट्ट पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है, केवल कागज पर लिखा हुआ लेख दस्तावेज है, लेकिन यहाँ पे क्या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है, जो कि धारा 3 के प्रयोजन से आती है। तो ये सही जवाब है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30, कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ है कि ये कब कहा जाएगा? पहला, जब यह ना साबित हुआ हो। बी, जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं। जब कोई प्रज्ञावान व्यक्ति अधिक संभाव्य समझे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। या फिर ऑप्शन डी, जब वह ना तो साबित किया गया हो ना ही ना साबित किया गया हो। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब उसको साबित ही नहीं किया गया और वो न साबित हुआ है ना, और ना ही ना साबित हुआ है, तो उसको कैसे मानेंगे कि ये फैक्ट जो है सही है? तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं है? ए साबित, बी असिद्ध, सी साबित नहीं हुआ, या फिर डी ना साबित। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है असिद्ध। ठीक है, क्योंकि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देख ही लिया है, साबित भी आया है, ना साबित भी आया है ना, और साबित नहीं हुआ भी आया है। असिद्ध है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं। क्वेश्चन 32, जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा यह प्रावधानित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उदाहरण करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को क्या कर सकता है? ए साबित मानेगा यदि और जब तक यह ना साबित नहीं किया गया हो। कोई फैक्ट जब तक ना साबित नहीं किया गया उसको साबित मानेगा। बी, साबित मान सकेगा और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता। सी, साबित मानेगा, या फिर डी, साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, साबित मानेगा यदि और जब तक यह ना साबित नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 33, भाई कोई फैक्ट है उसको कोर्ट मानेगा कि हाँ ये तथ्य है, फैक्ट है। अगर जो अपोजिट पार्टी है तो वो उसको पता है कि हाँ ये फैक्ट गलत है, प्रूफ दे कि हाँ जो ये फैक्ट आया है ये गलत है, तो जब तक उसको प्रूफ नहीं देंगे गलत है तब तक उसको कोर्ट साबित ही मानेगा। क्वेश्चन नंबर 33, साक्ष्य विधि के कुछ मूलभूत नियम हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम मूलभूत नहीं है? ए, सभी मामलों में सर्वोच्च साक्ष्य दिया जाना चाहिए। बी, साक्ष्य विवाद विषयों तक सीमित रहना चाहिए। सी, प्राथमिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाना, या डी, अनुश्रत साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। कौन सा नियम मूलभूत नहीं है? प्राथमिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, पुलिस अधिकारी के सामने की गई संस्कृति तभी ग्राह्य होगी जब वह ए, अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकती है जब वह किसी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की तुरंत उपस्थिति में ना की गई है। बी, जब वह सह अभियुक्त के विरुद्ध हो। सी, अभियुक्त के विरुद्ध उस सीमा का साबित की जा सकती है जब तक कि उससे किसी तथ्यों का पता चलता, या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अभियुक्त के विरुद्ध उस सीमा का साबित की जा सकती है जब तक कि उसके किन्हीं तथ्यों का पता चलता। क्वेश्चन 35, किस वर्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी? क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर आप सभी को पता है, मैंने बताया सन 2000 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। साक्ष्य विधि ए, भूतलक्षी प्रभाव रखती है। बी, व्यक्ति के मूल अधिकारों को प्रभावित करती है। सी, सदैव भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है, या फिर डी, प्रक्रियात्मक विधि नहीं है। तो जो इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भूतलक्षी प्रभाव रखती है। ये जो है साक्ष्य की विधि जो है ये भूतलक्षी प्रभाव रखती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जांच शिनाख्ती कार्रवाई संबंधी साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सुसंगत है? ए, धारा 6, बी, धारा 7, सी, धारा 8, या फिर डी, धारा 9। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, धारा 9 में। लास्ट क्वेश्चन है, जिन्होंने पूरा वीडियो देख लिया दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करें, ताकि पता चले कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, एजुकेटर को फीडबैक मिलता है और वो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट होता है। आपकी मेहनत हमारी मेहनत मिलकर रंग लाएगी और आपको सफलता दिलवाएगी। यही टारगेट फॉर IQ का विचार है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह कहना सही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत ए, उपभाषांकन दस्तावेज नहीं है। बी, शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। सी, धातु पट्ट पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज नहीं, या फिर डी, केवल कागज पर लिखा हुआ लेख दस्तावेज है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। ठीक है, ये देख लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। MP सिविल जज 2023
प्री के लिए बैच चल रहा है, ठीक है। ये कोर्स 1 है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये कोर्स 2 और 3 और 4 और 5, ये 5 कोर्सेज चल रहे हैं, सबके अलग अलग प्राइस हैं और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। जिनको एमपी सिविल जज 2023 प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो अभ्यर्थी, उसको संपर्क कर सकते हैं और बैच ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी है, नोट्स भी हैं, सब कुछ मिलेंगे आपको। प्रोसेस ज्वाइंट प्रोसेस देख लीजिए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पर, इन नंबर पे आप बात करके इसको टारगेट फॉर आईक्यू से अपने बैच, अपने नोट्स या टेक्स्ट सीरीज जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आशीष पांडे को जय हिंद, जय भारत।